सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए श्री मैक्सिम गोर्की द्वारा रचित कहानी पारमा के बच्चे। जिनोवा में रेलवे स्टेशन के सामने वाले छोटे से चौक में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। उनमें अधिकतर मजदूर थे, लेकिन बढ़िया कपड़े पहने और संपन्न तथा खाते पीते लोग भी उनमें शामिल थे। नगर पालिका के सदस्य इस भीड़ में सबसे आगे थे। इनके सिरों के ऊपर रेशमी धागों से बड़े कलात्मक ढंग से कढ़ा हुआ नगर ध्वज फहरा रहा था। पास ही में मजदूर संगठनों के रंग बिरंगे झंडे हिलडुल रहे थे। झंडों के सुनहरे झब्बे, झालरें और तनिया तथा ध्वज दंडों के धातु से मढ़े हुए बरछीनुमा सिरे चमचमा रहे थे। रेशम की सरसराहट सुनाई पड़ रही थी। समारोही मनःस्थिति वाली भीड़ का मंद गायन सहगान की तरह धीमे धीमे गूंज रहा था। एक ऊंचे चबूतरे पर कोलंबस की मूर्ति भीड़ के ऊपर खड़ी थी। उसी कोलंबस की मूर्ति जिसने अपने विश्वासों के लिए बहुत दुख दर्द सहे, और विजयी भी इसलिए हुआ कि उनमें विश्वास करता था। इस समय भी वह नीचे खड़े लोगों की ओर देख रहा था और अपने संगमरमर के होठों से मानो यह कह रहा था है, केवल विश्वास करने वाले ही विजयी होते हैं। बाजे बजाने वाले कांसे तांबे के अपने बाजे चबूतरे के गिर्द मूर्ति के कदमों में रख दिए थे और वे धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। पीछे की ओर ढालू अर्धचंद्राकार स्टेशन की संगमरमर की भारी भरकम इमारत ऐसे अपनी भुजाएं फैलाए खड़ी थी, मानो लोगों को अपनी बाहों में भर लेना चाहती हो। बंदरगाह की ओर से भाप चालित जहाज़ों की भारी फकफक, पानी में प्रोपेलर की दबी घुटी आवाज, जंजीरों की छनक, सीटियां और चीख चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। चौक में शांति थी, उमस थी और वह तेज धूप से तप रहा था। घरों के छज्जों और खिड़कियों में औरतें फूल लिए खड़ी थीं, तथा उनके पास ही पर्व त्योहारों के अवसरों की तरह सजे धजे और फूलों की तरह प्रतीत होने वाले बच्चे खड़े थे। स्टेशन की ओर बढ़े आ रहे इंजन ने सीटी बजाई। भीड़ हरकत में आई। मुड़े मुड़ाए हुए अनेक टोप काले पक्षियों की भांति हवा में उछल गए। बजवैयों ने बाजे उठा लिए। कुछ गंभीर और अधेड़ उम्र के लोग अपने को ठीक ठाक करके आगे आए। उन्होंने लोगों की ओर मुंह किया और हाथों को दाएं बाएं हिलाते डुलाते हुए भीड़ से कुछ कहने लगे। धीरे धीरे और मुश्किल से हटते हुए लोगों ने सड़क पर चौड़ा रास्ता बना दिया। किसका स्वागत किया जा रहा है? पारमा नगर के बच्चों का। पारमा में हड़ताल चल रही थी। मालिक लोग झुकने को तैयार नहीं थे। मजदूरों के लिए स्थिति बड़ी कठिन हो गई थी और इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को, जो भूख के कारण बीमार होने लगे थे, जिनोवा में अपने साथियों के पास भेज दिया था। रेलवे स्टेशन के स्तंभों के पीछे से बालकों का एक सुव्यवस्थित जुलूस बढ़ा आ रहा था। वे अधनंगे थे और अपने चिथड़ों में झबरीले, अजीब जानवरों की तरह झबरीले से लग रहे थे। वे 5-5 की कतारें बनाए और एक दूसरे के हाथ थामे हुए चले आ रहे थे। बहुत ही छोटे छोटे धूल मिट्टी से लथपथ और शायद थके हारे। उनके चेहरे गंभीर थे, किंतु आंखों में सजीवता और निर्मलता की चमक थी। और जब बैंड ने गैरीबाल्डी स्तुतिगान की धुन बजाई, दुबले पतले, तीखे और क्षुधा पीड़ित चेहरों पर खुशी की लहरसी दौड़ गई। उल्लासपूर्ण मुस्कान खिल उठी। भीड़ ने भविष्य के इन लोगों का बेहद शोर मचाते हुए स्वागत किया। उनके सम्मुख झंडे झुका दिए गए। बच्चों की आंखों को चौंधियाते और कानों को बहरे करते हुए बाजे खूब जोरों से बज उठे। ऐसे जोरदार स्वागत से तनिक स्तंभित होकर घड़ी भर को वे पीछे हटे, किंतु तत्काल ही संभल गए, मानो लंबे हो गए, घुलमिलकर एक शरीर बन गए और सैकड़ों कंठों से, किंतु मानो एक ही छाती से निकलती आवाज में चिल्ला उठे हैं, इटली जिंदाबाद, नव पारमा नगर जिंदाबाद। बच्चों की ओर दौड़ती हुई भीड़ ने जोरदार नारा लगाया, गैरीबाल्डी जिंदाबाद,
भूरे पच्चड़ की भांति भीड़ में घुसते और उसी में लुप्त होते हुए बच्चे चिल्लाए। होटलों की खिड़कियों में और घरों की छतों पर सफेद परिंदों की तरह रुमाल हिल रहे थे। वहां से लोगों के सिरों पर फूलों की बारिश हो रही थी और ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी। सभी कुछ समारोही बन गया। सभी कुछ में सजीवता आ गई। भूरे रंग का संगमरमर तक किरण बिंदुओं से खिल उठा। झंडा लहरा रहे थे, टोप टोपियां और फूल हवा में उड़ रहे थे। वयस्कों के सिरों के ऊपर बच्चों के छोटे छोटे सिर दिखाई देने लगे। लोगों का स्वागत करते और फूलों को लोकते हुए बच्चों के छोटे छोटे गंदे मैले हाथ झलक दिखाने लगे। और हवा में ये नारे लगातार ऊंचे ऊंचे गूंज रहे थे। समाजवाद जिंदाबाद, इटली जिंदाबाद। लगभग सभी बच्चों को गोद में उठा लिया गया था। वे वयस्कों के कंधों पर बैठे थे। कठोर से प्रतीत होने वाले मुच्छल लोगों की चौड़ी छातियों से चिपके हुए थे। शोर शराबे, हंसी ठहाकों और होहल्ले में बैंड की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। शेष रह गए बालकों को लेने के लिए नारियां भीड़ में इधर उधर भाग रही थीं और एक दूसरी से कुछ इस तरह के प्रश्न कर रही थीं। अन्नीता, तुम तो बच्चे ले रही हो न? हाँ, आप भी? लंगड़ी मार्गारिता के लिए भी एक बच्चा ले लेना। सभी और उल्लासपूर्ण और पर्व के रंग में रंगे हुए चेहरे थे। दयालु और नम आंखें थीं और कहीं कहीं हड़तालियों के बच्चे रोटी भी खाने लगे थे। हमारे वक्तों में किसी को यह नहीं सूझा। चोंच जैसी नाक और दांतों के बीच काला सिगार दबाए हुए एक बूढ़े ने कहा। और कितना सीधा सादा उपाय है। हाँ, सीधा सादा और समझदारी का। बूढ़े ने मुंह से सिगार निकाला, उसके सिरे को गौर से देखा और आह भरकर राख झाड़ी। इसके बाद पारमा के दो बच्चों को, जो शायद भाई थे, अपने निकट देखकर ऐसी भयानक सी सूरत बना ली मानो उन पर हमला करने को तैयार हो। बच्चे गंभीर मुद्रा बनाए उसकी तरफ देख रहे थे। इसी समय उसने टोपी आंखों पर खींच ली और हाथ फैला दिए। बच्चे माथे पर बल डालकर कुछ पीछे हटते हुए एक दूसरे के साथ सट गए। बूढ़ा अचानक उकड़ू बैठ गया और उसने मुर्गे से बहुत मिलती जुलती आवाज में जोर से बांग दी। नंगे पैरों को पत्थरों पर पटकते हुए बच्चे खिलखिलाकर हंस दिए। बूढ़ा उठा, उसने अपना टोप ठीक किया और यह मानते हुए कि अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, लड़खड़ाते पैरों पर डोलता हुआ वहां से चल दिया। पके बालों वाली एक कुबड़ी औरत, जो चुड़ैल बाबा यागा जैसी लगती थी और जिसकी हड़ीली ठोड़ी पर कड़े भूरे बाल थे, कोलंबस की मूर्ति के पास खड़ी थी और अपनी बदरंग शाल के पल्लू से रोने के कारण लाल हुई आंखों को पोंछ रही थी। इस उत्तेजित भीड़ में यह काली काली और बदसूरत औरत अजीब ढंग से अकेली सी प्रतीत हो रही थी। जिनोआ की काले बालों वाली एक औरत 7 साल के एक बच्चे की उंगली थामे हुए थिरकती सी चली जा रही थी। बालक खड़ाऊ और कंधों को छूता हुआ भूरे रंग का टोप पहने था। वह टोप को गुद्दी पर करने के लिए सिर को पीछे की ओर झटकता था, लेकिन वह फिर से चेहरे पर आ जाता था। औरत ने लड़के के छोटे से सिर से उसे उतारकर कुछ गाते तथा हंसते हुए हवा में लहराया। बेहद खुश लड़का सिर ऊपर की ओर करके टोप को देखता रहा, फिर उसे पकड़ने के लिए उछला और फिर ये दोनों आंखों से ओझल हो गए। बड़ी बड़ी नंगी भुजाओं वाला लंबा तगड़ा व्यक्ति, जो चमड़े का पेशबंद बांधे था, भूरे रंग की चूहिया जैसी 6 वर्षीय बालिका को कंधे पर बिठाए था। उसने आग की लपट जैसे लाल बालों वाले लड़के की उंगली थामे हुए अपने निकट जाती औरत से कहा है, समझती हो न, अगर हमारे इस ढंग ने गहरी जड़ जमा ली तो हमें जीतना मुश्किल होगा। ठीक है न? इतना कहकर उसने जोरदार, ऊंचा और विजी ठहाका लगाया और अपने हल्के से बोझ को नीली हवा में उछालकर नारा लगाया है, पारमा जिंदाबाद। बच्चों को उठाए या उनके हाथ थामे हुए लोग चले गए
और चौक में रह गए कुचले मुरझाए फूल। टॉफियों के कागज और प्रफुल्ल हमालों के दल, और उनके ऊपर थी नई दुनिया को खोजने वाले उदात्त व्यक्ति की मूर्ति, और सड़कों पर से नवजीवन की ओर बढ़ते लोगों की प्रसन्नतापूर्ण ऊंची ऊंची आवाजें ऐसे सुनाई दे रही थीं, मानो बहुत बड़े बड़े बिगुल बज रहे हों।